हेलो गाइस, सो व्हाट्सअप, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज का जो टॉपिक रहेगा ना, वो कई सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे को और कैंडिडेट्स ने मेरे को बोला था कि सर आपने कई सारे एग्जाम्स क्लियर किए। जैसे मैंने पोस्टल असिस्टेंट होम टाउन में पोस्ट पाई है, और उसके अलावा मैंने एसएससी सीपीओ में आईटीबीपी का एसआई और आरआरबी एनटीपीसी में मैंने लेवल 4 की जॉब पाई थी ग्रेजुएट लेवल से। तो इतने सारे एग्जाम्स आपने क्लियर किए। अभी भी मैं प्रिपरेशन फेज़ में हूँ। मैं एक एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा हूँ, वो रिवील नहीं करूँगा, और आपको भी बोलूँगा कि जब तक कोई काम हो ना जाए उसको मत बताओ। खैर वो अलग टॉपिक है। तो आज बात करूँगा कि जितने भी ये जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, जो ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए होते हैं, इसमें मेरे से कई सारे कैंडिडेट ने पूछा कि सर ये बताओ सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहता है। जैसे कोई एस्पायरेंट अभी ग्रेजुएशन में है या फिर अभी सोच रहा है गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में आने के लिए, तो सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर क्या चीज़ होती है इस इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। तो कई सारी चीज़ें, सबसे ज़्यादा जो, मैं सिर्फ वनडे एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो वनडे एग्जाम्स आरआरबी एनटीपीसी एसएससी सीजीएल एसएससी सीपीओ और भी जो कई सारी एजेंसीज ग्रुप बी के वनडे एग्जाम्स जो करवाती हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो आपकी क्यूरियोसिटी या आपका लॉजिकल माइंड है। जो भी कैंडिडेट्स, लड़के लड़कियां जो मैंने सेलेक्ट होते देखे, दे आर वेरी क्यूरियस। ठीक है, क्यूरियस प्लस हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग फेज पे तो बाद में आएंगे, पहले ये बात करते हैं कि क्यूरियोसिटी और लॉजिकल ब्रेन किस तरीके से डेवलप किया जाए ताकि ये एग्जाम्स आसानी से क्रैक हो सकें। तो क्यूरियोसिटी इंक्रीज करने का सबसे अच्छा तो तरीका यही है कि मेजरली इन एग्जाम्स में जो 3 पोर्शन आते हैं, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, इन तीनों में आपको खास तौर पे जो मैथ्स और रीजनिंग सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर माने जाते हैं, इनमें क्यूरियोसिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है आप कोई सा भी एक ऐसे टीचर की या तो नोट्स ले आओ, जो भी जहाँ भी आप कोचिंग करते हो, जयपुर में, मुखर्जी नगर में, कई सारे जो बड़े शहर हैं, इलाहाबाद वगैरह में, किसी एक अच्छे टीचर के नोट्स ले आओ। और मैं तो कहूँगा कि आप मैथ से स्टार्ट करो। मैथ से क्यूरियोसिटी बढ़ाना और लॉजिकल आपकी एबिलिटी बढ़ाना मैथ से काफ़ी आसान होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैथ्स को पढ़ना नहीं चाहिए। मैथ्स किस तरीके से एनालाइज की जाए कि आपकी क्यूरियोसिटी हर चीज़ में, मतलब आप हर चीज़ में रीज़न ढूंढना शुरू करो कि ये क्यों हो रहा है, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। जब अगर इस तरीके का माइंडसेट होगा ना, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड आपका इंक्रीज करेगा, जो इन एग्जाम्स में डिसाइडिंग फैक्टर होता है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप सॉल्यूशंस रट लोगे, या जैसे शॉर्ट ट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट, जैसे कुछ लोकल टीचर्स जो शहरों में होते हैं, छोटे शहरों में, वो शॉर्ट ट्रिक्स रटवा देते हैं। तो उससे होता क्या है, रट्टे तो आपने मार लिए, जरा सा एग्जामिनर ने सवाल लास्ट में घुमा दिया, तो आपसे फिर तो सवाल बनता नहीं है, होता ही है। तो मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, ये बात करते हैं कि क्यूरियोसिटी और लॉजिकल माइंड कैसे बनाया जाए। तो मैं स्टार्ट करूंगा उन लड़कों से जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स पढ़ी हुई है, क्योंकि ज़्यादातर तो इन एग्जाम्स की तरफ वही आते हैं जिन्होंने 12th तक तो कम से कम मैथ्स पढ़ी हुई है। तो मैं कहूँगा आप कोई ऐसा टॉपिक पकड़ो जो सबसे ज़्यादा जिसमें दिमाग चलाना होता हो। मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से मैंने अपनी क्यूरियोसिटी इंक्रीज करी थी। आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जो 12th का 11th में होता है, 12th में नहीं होता, वो 11th में होता है। तो उसके आप नोट्स ले आओ किसी भी टीचर के, जो कोचिंग्स होती हैं उनके, या ऑनलाइन भी कहीं। तो उसमें आप देखो, जैसे उसमें कई सारे होते हैं कि इतने वेज से ये चीज़ हो सकती है, जैसे इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज 5 स्टूडेंट्स। तो उसमें आप देखो कि ये क्यों कर रहा है, हमें ये स्टेप, जैसे सॉल्यूशन है, ये क्यों स्टेप उठाया है, ये ऐसा क्यों किया है इसने। अच्छा, जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करोगे ना, तो आपको हर चीज़ में लॉजिक दिखना शुरू हो जाएगा। उससे होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी, आप कम टाइम में पढ़ोगे और ज़्यादा आउटपुट आएगा, क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही होगी, हर चीज़ में लॉजिक देखना शुरू करोगे। अच्छा, अब कुछ कहते हैं सर मैंने 12th तक मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो आप 10th तक का ही आता है, इन एग्जाम में मैथ्स आता है, तो कोई ऐसा टॉपिक पकड़ो, जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ले आओ। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तो थोड़ा अलग तरीके का है, उसमें एडवांस मैथ्स आता है, कुछ ऐसा टॉपिक। हाँ, आप टॉपिक ले आओ, अर्थमेटिक ले आओ। आप अर्थमेटिक में देखो, अर्थमेटिक में जो आता है ना, जैसे सबसे ज़्यादा जिस एग्जाम जिसका लेवल एसएससी सीजीएल का मेंस है, उसके किसी बहुत बढ़िया टीचर के थोड़े अबव लेवल के नोट्स ले आओ। उसमें देखो कि जो इसने 10-12 एक ही चैप्टर के अर्थमेटिक के सवाल सॉल्व कर रखे हैं, ये स्टेप क्यों उठा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करोगे ना, तो चाहे वो किसी भी तरीके से सवाल को घुमा के दे, आप उसको करने में सक्सेसफुल हो जाओगे। वेराज अगर आप रट्टे मारोगे, सॉल्यूशंस के फॉर्मूले रटोगे, थ्योरम्स रट लोगे, और
सवाल यहाँ तक की कोशिश हो जाती है सवालों के आंसर्स तक रट लो, तो उससे आप जब नया सवाल बन आएगा ना तो उसकी नए सवाल को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी नहीं आएगी। हाँ, ये शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह तब आपको काम करती है जब आपका लॉजिकल ब्रेन हो, इस तरीके से आपने अपना ब्रेन डेवलप कर रखा हो, फिर आप शॉर्ट ट्रिक्स का फिर इस्तेमाल करते हो तो आप बेटर तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर जैसे 12th तक मैथ्स पढ़ी है तो मैं कहूँगा पीएनसी एक ऐसा चैप्टर है, उसके आप नोट्स ले आओ किसी भी टीचर के, और उसमें देखो कि ये जो अरेंजमेंट बैठा रहा है ना, किसी सर्कुलर अरेंजमेंट है किस तरीके से, तो इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी अरेंज्ड, और जितने उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन में रट्टा कुछ है ही नहीं, सिर्फ बुद्धि चलानी है उसमें। तो ये देखो ये क्यों हो रहा है, ये स्टेप ऐसा क्यों उठा रहा है, या फिर जो 12th तक नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी होते हैं जो 10th तक ही मैथ्स पढ़ा है फिर भी हालांकि कम होते हैं, तो आप अरिथमेटिक का कोई चैप्टर ले आओ, उसके नोट्स ले आओ और उसमें स्टेप्स के रीजंस ढूंढने की कोशिश करो। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपको मैथ्स में तो दिमाग चलना शुरू होगा और रीजनिंग में भी दिमाग चलना शुरू होगा, और इन जनरल हर चीज में जो समाज में या जो आसपास जो चीजें घटित हो रही हैं उसके रीजंस आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे कि ये इस तरीके से सिस्टम वर्क करता है। और जब आपको ये समझ में आने लगेगा तो सरकारी नौकरी का हर चीज में आपको ये बेनिफिट देगा। ये जो एप्टीट्यूड बनाने का तरीका है, और भी एग्जाम जैसे जो 20 स्कूल्स के एमबीए या फिर 10th में जो ओलंपियाड वगैरह 12th में जो होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इस तरीके से अपना माइंडसेट बनाओगे ना तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ये होती है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप, वो आपको लास्ट में याद नहीं रहेंगे। अगर आप बिना कंसेप्ट डेवलप किए डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने पे जाओगे ना तो आपको याद ही नहीं रहेंगे वो सवाल मैंने कैसे, आपका रट्टू पोपट ब्रेन हो जाएगा, जो कि इन एग्जाम्स में जिनका मैंने नाम लिया, वनडे एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब के, या जो भी और भी जो एग्जाम्स जिनके मैंने नाम लिए, उनमें वो काम नहीं आएगा। हाँ, एक बार आपका ब्रेन डेवलप हो गया ना, फिर जो मेंस का पेपर होता है, ये चीज है प्री का एग्जाम क्लियर करने के लिए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में भी ये चीज सपोर्ट करती है। जीके में तो रटना है, वो तो रटना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, और रट्टे मारने, ये नहीं है कि इन चीजों में अच्छे हैं तो जीके को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उससे आप रैंक अच्छा नहीं पा पाओगे, उससे आप फिर ग्रुप सी की जॉब्स में रह जाओगे, जो अगर टॉप पोस्ट पानी है ना ग्रुप बी की, तो जीके भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट है। हाँ, अब मैं कह रहा था जो मेंस का पेपर है उसमें फिर आपकी मेहनत चेक होती है, जो भी बढ़िया नौकरी है ना ग्रुप बी की, या जो और अच्छी, जैसे सीपीयू में एक नौकरी होती है दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर, हालांकि 4200 है, वो किसी वजह से ग्रुप सी में रख रखा है, सीजीएल की 4200 की जॉब डिविजनल अकाउंटेंट वगैरह ग्रुप बी में होती है। तो उसका जो मेंस का पेपर है ना, उस मेंस का या जो अगली स्टेज होती है प्री के बाद, उसमें मेहनत चेक होती है, जो आपकी 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ मारनी होती है, हाई जंप, लॉन्ग, या मेंस के पेपर में जो सीजीएल का मेंस का पेपर होता है, आपको कम से कम 60 70 80 मॉक टेस्ट देने हैं, मेहनत आपको वहां करनी है। मेंस के पेपर में मेहनत चेक होती है, मेंस के पेपर में मेहनत और इंटेलिजेंस दोनों चेक होती है, और प्री के पेपर में सिर्फ इंटेलिजेंस और जीके के रट्टे मारने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया नौकरी जो होती है उसमें मेंस के पेपर में एक ऐसी स्टेज होगी जो उन बच्चों को उनसे पीछे कर देगी, उन बच्चों को जो सिर्फ दिमाग से काम ले रहे हैं और जो सिर्फ दिमाग और मेहनत दोनों लगा रहे हैं, वो लड़के बहुत बढ़िया नौकरी पा जाएंगे। ठीक है, तो ये था, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको अपना मेंटल जो स्टेट है वो डेवलप करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है, आप कोई भी काम करोगे आप लाइफ में, सरकारी नौकरी ही नहीं या इन एग्जाम, कोई भी काम करोगे आप, दिमाग हर चीज में चाहिए होता है, बिजनेस में भी चाहिए होता है। तो इस तरीके से जब आप सोचोगे ना तो आप बहुत बड़े बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्वर और एनालाइजर बनोगे, जो कि लाइफ की हर फील्ड में काम आता है, सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल लाइफ में भी और हर चीज में। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा ना और इस तरीके से पढ़ने से अगर आपको फायदा होता है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करो इस ट्रिक को अपनाने के बाद, जो कि बहुत कम ही टीचर्स बताते हैं, उनको पता होती है पर वो बताते नहीं कि कैसे उन्होंने ये दिमाग डेवलप किया। तो अगर आपको इससे फायदा होता है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दीक्षांत प्रताप सिंह, रॉयल मास्टरमाइंड, साइनिंग आउट। जय हिंद।